तो आज भाई इंग्लिश में एडियम्स की शुरुआत करते हैं। और इसमें पहले मैं एडियम्स के बारे में बताऊंगा आपको क्या होता है एडियम्स। एडियम्स को हिंदी में तो हम क्या कहते हैं, मुहावरे कह के बात खत्म कर देते हैं, लेकिन इन्हें याद करने में, इन्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी वजह क्या है कि जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं, एंटोनिम्स पढ़ रहे हों, सिनोनिम्स पढ़ रहे हों या वन वर्ड पढ़ रहे हों, तो वो सीधी सीधी मीनिंग हिट हो जाती है उसकी। भाई जैसा उसका शब्द होगा वैसे उसकी मीनिंग होगी, तो मीनिंग बताने से काम चल जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को मीनिंग याद हो गई तो समझो कमांड आनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ उल्टी है, यहाँ मीनिंग कुछ और निकलेगी शब्दों की, और एडियम का अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे मुहावरे होते हैं, मान लिया मुझे लोकोक्ति याद आ रही है हिंदी में कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ स्टूडेंट्स को। मान लिया कोई अंग्रेज आया कि भाई मुझे हिंदी सीखनी है, तो उसके आगे ये सेंटेंस बोला गया कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानना चाहेगा? वो जानना चाहेगा कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राधा एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तेल एंड नौमन, ये तो कहेगा वो। तो हम उसे उसकी मीनिंग बता देंगे कि राधा इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना, एंड तेल इज़ द ऑयल एंड नौमन इज सम काइंड ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जिस सेंस में इस्तेमाल होता है, क्या वो सेंस पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। यही हाल हमारा होगा, क्योंकि हम सब अब क्या सीख रहे हैं? एडियम सीख रहे हैं इंग्लिश के। तो हम मीनिंग तो समझ लेंगे, लेकिन जिस सेंस में वो इस्तेमाल होते हैं उसे समझने में प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं हिंट बना के, किसी न किसी तरह से उसकी मीनिंग समझा के, या जैसे वो यूज़ होते हैं वहाँ पे, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको उसी तरह से याद रखना है। ठीक, तो पहला जो एडियम है, एडियम भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले मेरा मकसद यही होगा कि जो इम्पोर्टेंट्स है वो कवर करवा दूँ पहले मैं आपके। अब सबसे पहला है एट द बॉटम ऑफ, लिखते रहें, एट द बॉटम ऑफ, कॉपी में लिखते रहे अपने। इसके आगे इसकी मीनिंग लिख लीजिए पहले। इसकी मीनिंग होती है रेस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रेस्पॉन्सिबल। देख लिया? अब एडियम तो ये है एट द बॉटम ऑफ, लेकिन इसकी मीनिंग क्या निकल के आई? रेस्पॉन्सिबल आई। तो एट द बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये किसी चीज़ का आधार है। मान लिया एक फैमिली है, फैमिली में एक आदमी जिम्मेदार है या कमाने वाला है जो उस पूरी फैमिली को सर्वाइव करा रहा है, पालन पोषण उसका कर रहा है। तो हम उसे बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज एट द बॉटम ऑफ द फैमिली। समझ रहे हो? बॉटम मतलब बेस, जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ है। इसलिए इसकी मीनिंग क्या है? निकल गई रेस्पॉन्सिबल मीनिंग निकल के आई इसकी। आंसर में जब आप एग्जाम में बैठोगे और मान लीजिए एग्जाम में आपके आता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो उसके जैसा कोई और वर्ड होगा। इसकी जो मीनिंग है वो नहीं बदलेगी, हालांकि शब्द तो बदल सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदार तो बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में। तो आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें पढ़ के आगे लगाना पड़ेगा कि उनमें रेस्पॉन्सिबल जैसा कौन सा है या रेस्पॉन्सिबल के करीब कौन सा है, तब आपको नंबर मिलेगा। अभी तो फिलहाल आपको जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद रखना। ठीक, पहले कुछ इजी आएंगे, फिर वो हार्ड हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे। बाकी जो मैं बोलूँगा उसको बस आपको याद रखना, और सारे के सारे आपको ऐसे याद हो जाएंगे, मिनटों में सेकंडों में याद हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया एडियम एट द बॉटम। नेक्स्ट है एट ए लॉस, एट ए लॉस। ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, एट ए लॉस। अब इसे देख के लग रहा है कि लॉस माने क्या होता है? नुकसान। ठीक, वही मैं बात कहूँगा फिर कि जो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं इंग्लिश को लेकर, उनका मानना ऐसा होता है कि भाई ये तो सब्जेक्ट हो ही जाएगा, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से हम बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम हो ही जाती है। जैसे मान लिया इसमें होगी, अब जैसे मान लिया ये आ गया एट ए लॉस। अब स्टूडेंट ने इसे पढ़ा नहीं पहले, तो वो जानबूझ के एक ऑप्शन देंगे किसका? नुकसान का। लॉस माने नुकसान, जानबूझ के देंगे, और स्टूडेंट उसी पे निशान लगाएगा, क्योंकि वो तो मीनिंग से मीनिंग मिला रहा है ना। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या है, एडियम्स है। वो मीनिंग से मीनिंग मैच कर रहा है, जबकि इसकी मीनिंग लिखी है, इसके आगे क्या लिखी होती है?
अनेबल टू डिसाइड, अनेबल, UNABLE, अनेबल टू डिसाइड, मतलब क्या हुआ कि जो डिसाइड नहीं कर पा रहा, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है हद से ज़्यादा खराब, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे क्या, एट ए लॉस। हाँ, इसका हम लिंक बना लेंगे जिस तरह से हमें याद हो जाए कि मान लिया किसी इंसान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा बड़ा शौक लगा है और वो सोच पाने की स्थिति में नहीं है, तो हम इसे ऐसे अपना याद करते हैं, लेकिन मीनिंग हमें एकदम एग्जैक्ट याद आनी चाहिए, अनेबल टू डिसाइड। दूसरी बात, ये जो इडियम्स होते हैं मोस्टली वर्ड पावर की तरह नहीं आते। वर्ड पावर से मतलब मेरा जैसे मान लिया एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स में सीधा एक वर्ड मिल सकता है आपको। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, एक सेंटेंस लिख के दिया जाता है, उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड बोल्ड कर दिया जाएगा, ब्लैक गाढ़े अक्षरों में कर दिया जाएगा या अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो फिर कहेंगे कि इस सेंटेंस को तो पढ़ लो आप, लेकिन इस सेंटेंस में जो वर्ड है जो बोल्ड है उसका एंटोनिम बताओ या उसका सिनोनिम्स बताओ। मोस्टली इडियम्स इसी तरह से आते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही आएंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे ही आते हैं। अगर हमारे 10 पेपर हैं तो 10 में से मैं देखता हूँ 8 पेपरों में ऐसा ही होता है, एक सेंटेंस लिख के दिया जाएगा, उसमें बीच में डाल दिया जाएगा एट ए लॉस, इसे या तो अंडरलाइन कर दिया जाएगा या इसे बोल्ड कर दिया जाएगा, और वो कहेंगे नहीं इसकी मीनिंग बताओ, वो खुद ही समझ नहीं होती स्टूडेंट को कि भाई सेंटेंस के अंदर अगर ये अंडरलाइन कर रखा है तो आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये क्या है, इडियम है। वो लिख के नहीं देगा कि इडियम है ऐसे सोल्व करो, आपको खुद एक आइडिया होना चाहिए कि मैंने इंग्लिश की स्टडी कर रखी है, तो एट ए लॉस क्या है, एक इडियम है, उसकी मीनिंग मुझे याद है, अनेबल टू डिसाइड। फिर जब हम ऑप्शन चेक करेंगे वो कहीं ना कहीं उसके जैसा कुछ ना कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा, तब हमें जाकर नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे वन वर्ड्स होते हैं, वन वर्ड्स में तो सीधी लाइन लिखी आ जाती है, उससे कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पूरा सेंटेंस आएगा, उसमें कहीं ना कोई पार्ट होता है। तो बच्चों एट ए लॉस क्या हो गया, अनेबल टू डिसाइड। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एट डैगर्स ड्रोन, DAGGER apostrophe S, daggers, DRAWN, ड्रोन। इसके आगे इसकी मीनिंग लिखिएगा, टू हैव बिटर, BITTER, बिटर, एनमिटी, ENMITY, टू हैव बिटर एनमिटी। इसकी मीनिंग क्या आएगी सागर बताओ, टू हैव बिटर एनमिटी, बिटर, इसे तो पूछिए मीनिंग। ये इंग्लिश की ही करामात होती है, ऐसा इंग्लिश नहीं हो सकता है बस। अब जैसे कह रहे हैं बिटर माने खट्टा तो नहीं होता, कड़वा होता है, ठीक, टेस्ट में। एनमिटी किससे बना है, एनिमी से। एनिमी क्या होता है, दुश्मन, तो एनमिटी कहलाएगी दुश्मनी। ठीक, तो कड़वी दुश्मनी रखना, तो मतलब ये हो गया हद से ज्यादा दुश्मनी रखना। बिटर की मीनिंग क्या है, कड़वा, लेकिन यहाँ तो हिंदी में आया ही नहीं कुछ, मतलब किसी के साथ किसी की बहुत ज्यादा दुश्मनी हो, हद से ज्यादा दुश्मनी हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, बिटर एनमिटी। ठीक, अभी से समझिए, डैगर्स बोले जाते हैं खंजर, हिंदी में खंजर सुना होगा। जब हम खंजर को बोलते हैं तो मतलब क्या है, लड़ाई से मतलब है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मेरे किचन में खंजर रखा है, वहाँ क्या रखा है, चाकू रखा है, लेकिन जब हम खंजर बोलते हैं तो मतलब है लड़ाई, मार काट से मतलब है। और ड्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब पढ़ाई थी मैंने आपको, फर्स्ट फॉर्म ड्रो होती है, DRAW, सेकंड होती है ड्रू, थर्ड फॉर्म होती है ड्रोन। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंजर खिंच गए, सुना नहीं है, खंजर खिंच गए, वो इंग्लिश में है एट डैगर्स ड्रोन, मतलब बहुत बड़ी दुश्मनी हो जा भाई, ये दो लोग तो ऐसे हैं कि बीच में तो खंजर खिंच गए। खंजर खिंच गए मतलब सबने अपनी तलवार निकाल ली दोनों पार्टियों ने, ये तो मतलब हुआ। तो टू हैव बिटर एनमिटी, बहुत ज्यादा दुश्मनी रखना, समझ में आ रही है बात। ठीक, रेस्पॉन्स में हमारा सा देखो, तो जो पढ़ा रहा वो भी बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है एट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, एट सी। एट सी के आगे से मीनिंग लिखिएगा, कंफ्यूज्ड, CONFUSED, कंफ्यूज्ड। जो बात मैं बता के आया हूं आपको फील हो रही होगी बात। सी माने क्या होता है, समुद्र, और मीनिंग क्या आई, कंफ्यूज्ड। ये तो है वीडियो, और जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे सुनते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने की। पर दिक्कत उसे ही होगी जो घर पे जाकर मेहनत नहीं करेगा, तो हो सकती है दिक्कत। बाकी अगर एक बार रिवाइज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति समुद्र के पास बैठा हुआ है, ठीक, और दूर दूर तक कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे दूर दूर तक क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। जो वो ढूंढना चाह रहा है वो उसे मिल ही नहीं रहा, तो वो कौन सी स्टेज में है, कन्फ्यूजन स्टेट में है। इस तरह से बना है, इस तरह से जनरेट हुआ। इसकी मीनिंग क्या आई, कंफ्यूज्ड, भ्रमित बोलेंगे हिंदी में तो, एट सी। नेक्स्ट है बच्चों, एड फ्यूल टू द फ्लेम, एड फ्यूल टू द फ्लेम, FUEL, फ्यूल टू द फ्लेम। इसका आगे इसकी मीनिंग लिखिएगा, टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर, MATTER, मैटर, WORSE, वर्स। तो ये तो जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ऐसे काम कर गया है। एड फ्यूल टू द फ्लेम, फ्यूल माने क्या होता है, ईंधन होता है। फ्लेम माने क्या होती है, आग की लपटें। तो जिसे हम हिंदी में नहीं यूज करते, आग में घी डालना, तो वो इंग्लिश में क्या है, एड फ्यूल टू द फ्लेम। तो आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, तो किसी की लड़ाई हो रही है, जाके और कुछ दो तीन बात कह रही यही होता, तो उसने कहता भाई आग में उसने घी डाल दिया। तो आगे लिखा गया, टू मेक मैटर वर्स। मैटर माने मामला, वर्स माने और बुरा, पहले ही खराब था और मामले को ज्यादा खराब कर दिया गया। टू मेक मैटर वर्स, ठीक। एक बात और बताऊं, इंग्लिश तो सभी एग्जाम में इंग्लिश ही है, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, कोई SSC के लिए है तो कोई NDA के लिए है, तो कोई किसी के लिए है तो कोई किसी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं SSC की बात करूं या SSC का कोई भी, SSC CPO ले लो, SSC CGL ले लो, SSC CHSL ले लो, अभी आप कह रहे हो कि MTS के भी आने वाले हैं, SSC का कोई भी इंग्लिश का पेपर उठा लो, इससे कंपैरिजन में आप कर सकते हो। UP टेट होते हैं टीचिंग के लिए, कुछ केंद्रीय विद्यालय में होते हैं टीचिंग के लिए, KVPS में टीचिंग के लिए वैकेंसी निकलती है, उनमें बैंक को थोड़ा अलग रखिए, ठीक है। इन सब की इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं होती, सीधे सीधे वर्ड आते हैं, सीधे सीधे वर्ड आते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जितना पढ़ाऊँगा आपको, मुझे लगता है कि आपको शायद, अगर मैं 100% की बात करता हूँ इंग्लिश के पेपर की, तो आराम से आपको 70 से 80% मिलेगा रखा हो, ऐसा का ऐसे। लेकिन जब हम थोड़े से अच्छे लेवल की तरफ जाते हैं, अच्छा लेवल क्या होता है, जैसे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वे कौन कौन से एग्ज़ाम निकालते हैं, NDA, CDS, या IAS में एक आता है प्री एग्ज़ाम CSAT के नाम से, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें जो है इंग्लिश आती है ना। तो ये हो गए, या बैंक भी हो गया, इनका लेवल इंग्लिश में मतलब नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा सा उसका लेवल हाई होता, तो वहाँ वर्ड पावर कम हो जाती है और नॉलेज वाइज चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्ड की नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, लेकिन अब वर्ड आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा एग्जाम में। अब आपको नंबर तब मिलेगा जब आपको अच्छा खासा जानकारी इंग्लिश की है। तो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, मान सपोज आप ये जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से कर लेते हो, निराश नहीं हो सकते आप, सीधे आपको मोस्टली ऐसे रखे मिलेंगे, ठीक है। पर ध्यान से करना अपना, जो कराया है उसको अपना रिवीजन करते रहो, आगे सीखते रहो, सब अच्छा ही होने वाला है। नेक्स्ट है एट सिक्सेस
and sevens, at sixes and sevens। इसका आगे से मीनिंग लिख लीजिए, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, क्या बेटा, इन अलग डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, लिख लिया। तो डिसऑर्डर तो आप समझते हैं जो ऑर्डर में ना हो वो डिसऑर्डर है, जिसे हिंदी में अनियमित कह सकते हैं, है ना। तो एट सिक्स एंड सेवन का मतलब क्या होता है कि मान लिया देखो यहाँ तो कोई मीनिंग नहीं निकल रही, 6 माने 6, 7 माने 7, लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं, यूज करते हैं जैसे मान लिया हम कहते हैं कि भाई पुलिस को देखते ही कि साथ ही भीड़ इधर उधर हो गई, है ना, एकदम मतलब सहम गई वे पुलिस की टीम क्यों आ गई है, तो हो सकता है द क्राउड इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो डिसऑर्डर का मतलब है कोई चीज व्यवस्थित ना होना। मान लिया आप लोग ही पढ़ रहे हो और आप लोगों का चेहरा सबका मेरी तरफ को है, मान लिया मैं 15 मिनट को बाहर चले जाऊंगा, भाई कोई मिलने आया है आप वेट कर लो 15 मिनट, तो आपने सोचा कि भाई ठीक है वेट कर लेते हैं, तो आगे आधे तो बैठ के पीछे हो, आधे बैठ गए आगे हो, किसी ने कुर्सी ऐसे घुमा ली, किसी ने ऊपर रख ली, कोई ऐसे बैठ गया, तो क्या है एट सिक्सेस एंड सेवन। स्पोकन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ग्रामेटिकल इंग्लिश में या आप जब पढ़ोगे इंग्लिश मतलब आई मीन टू से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इसलिए होती है, मतलब मैं आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ या मेरी बात सुनना चाहते हैं इंग्लिश में, मुझसे आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो मतलब ये हुआ कि हमारी भाषा इतनी सरल हो कि मैं आपकी बात समझ सकूं और आप मेरी बात समझ सको, तभी तो वो वार्तालाप आगे बढ़ेगा। और अगर मान लिया मैंने ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर दिए 2-4 तो हो सकता है कि हर किसी ने थोड़ी पढ़ रखे हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा, जो समझ नहीं पाएगा वो आपसे कट जाएगा, बातचीत रुक जाएगी। इसलिए का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। भाई करना चाहो तो कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का रेस्पॉन्स ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट है assume airs, ASSUME, assume AIRS, airs, assume airs। इसका आंसर लिखिएगा to pretend, to PRETEND, pretend, superiority, SUPERIORITY, superior में ITY, to pretend superiority। देखिए अब एयर में भी एस लगा रखा है ना, ये सब इडियम्स में ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। भाई एयर माने तो हवा होती है, क्या वो काउंटेबल है? तो ये तो एस लगा के उसे प्लूरल बना रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ इडियम्स में हो सकता है, ग्रामेटिकल चीज नहीं होती है, ठीक। एज्यूम माने हिंदी, अगर मैं वर्ड की नहीं बात करूँ, एज्यूम माने मान लेना होता है। एज्यूम कर लिया मैंने, ये चीज मैंने एज्यूम कर ली, पता नहीं क्या कर रहा है, हवा एज्यूम कर ली, पता नहीं क्या कर रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। मीनिंग है क्या? टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। प्रिटेंड की मीनिंग होती है बहाना बनाना, बहाना बनाना। सुपीरियरिटी तो आप जानते हो कि एक ऐसा इंसान है जो नॉलेज वाइज, कल्चर वाइज, एजुकेशन वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दिखावा कुछ इस तरह का करता है कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। ये तो मतलब हुआ टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, दूसरों के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास करना, जबकि वो है नहीं, तब तो उसे हम क्या कहते हैं? एज्यूम एयर्स। तो इसे हम कैसे याद रखते हैं? एक हम हिंदी में कहावत सोचते हैं, आपने सुनी है ना सुनी, मैं सब सुना दूंगा। एज्यूम एयर्स। एक हम कहते हैं मान लिया 2 दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती थी, बात करते थे, अचानक एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोलना बंद कर दिया या मिलना जुलना बंद कर दिया। पहले दोस्त को फील होने लगी बात, पता नहीं भाई क्या बात हो गई, तो उसे कह देता है वो कि भाई आजकल तो तेरे में हवा सी भर रही है कुछ, मतलब तो इंसान में इंसान ही नहीं मान रहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ कि भाई तू मेरे से आजकल अलग होने रहने लगा। तो कहते ना हवा सी भर रही है, तो वो सेंस है यहाँ पे क्या? एज्यूम एयर्स। ये है नहीं है सब,
ये मैं सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में बात अटक जाए, रुक जाए। अब अंग्रेजों ने इडियम्स तब थोड़ी बनाए थे, पहले हिंदी सीखी थी उन्होंने। ठीक है, ये तो मैं बोल बोल के कुछ ना कुछ लिंक बना के समझाऊंगा आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, मेरी बात याद आ जाए और आपका नंबर मिल जाए। नेक्स्ट है आर्ग्यूज आइड, ARGUS, आर्ग्यूज आइड, आर्ग्यूज आइड। अब आर्ग्यू माने आप समझते हैं बहस करना, आर्ग्यूमेंट सुना हो, बहस करना। आई माने तो आंखें होती हैं, जबकि आइड हो जाएगा आंखों वाला। आंखों, मैं कहता हूँ भाई ये बंदा तो नीली आंखों वाला है, तो ब्लू आइड पर्सन, ब्लू आइड। इसकी मीनिंग लिखो आगे। इसकी मीनिंग होती है केयरफुल, केयरफुल। अब केयरफुल आप समझते हो, सतर्क, चौकन्ना। तो मतलब ये है कि जिसकी आंखें आर्ग्यू, जो वाद विवाद करता हो। तो वाद विवाद तभी तो करेगा जब हर चीज में उसे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है तो ऐसे, ऐसा नहीं है तो ऐसे, तभी तो होता है वाद विवाद। एक तो खामखा परेशान रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं है, बस खामखा लगा रहा है। एक होता है इसे बहुत कुछ पता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो वो क्या है, वो केयरफुल, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल। उसकी लेट इट गो वाली प्रवृत्ति नहीं है कि जाने दो, जो हो रहा है होने दो। वो सब चीजों को सोचेगा क्यों और कैसे। तो इसकी मीनिंग क्या है बच्चों, केयरफुल। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं, एग्जाम में केयरफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके जैसा कोई ऑप्शन जरूर वहां मिलेगा और फिर वो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका आंसर है वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। बहुत ही करीब हो गया, बहुत समीप, वेरी क्लोज। तो इसे ऐसे याद रखो, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर, थ्रो माने फेंक देना। अगर मान लिया मैं यहां से पत्थर उठा के फेंकूं तो कहां पहुंच जाएगा, जाएगा थाने पे गिर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं मेरा पूछा आता हूं, तो मतलब क्या हुआ, आसपास की ही बात हो रही है, नहीं हो रही। इसलिए इसकी मीनिंग क्या आई है, वेरी क्लोज आई है। मुझे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ शायद काम करेंगे आपके लिए, है ना। नेक्स्ट वर्ड, एन एपिल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एपिल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसकी मीनिंग लिखिएगा, कॉज ऑफ क्वेरल, CAUSE, कॉज ऑफ क्वेरल, QUARREL। देख लिया। कॉज माने होता है कारण और क्वेरल माने होता है झगड़ा। तो मतलब क्या बन गया, झगड़े का कारण। और इसे याद करने की कोई आवश्यकता कुछ खास है नहीं, क्योंकि डिस्कॉर्ड माने झगड़ा ही होता है। डिस्कॉर्ड माने एक सेब को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। और डिस्कॉर्ड का भी अगर आपसे अपोजिट पूछे, हार्मनी। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम थोड़ी देर इस बात को समझने के लिए हिंदी भाषा में आते हैं, ठीक। मैं अगर आपसे पूछूं कि अंधेरे का विलोम शब्द क्या है, उजाला। और अगर मैं कहूं दिन का क्या है, रात। तो आपने मुझे ऐसे तो नहीं बताया कि भाई अंधेरे का दिन तो नहीं बताया। हालांकि आप सोच कर देखो, मीनिंग ये भी हो सकती है, भाई अंधेरे में रात होती है और दिन में उजाला होता है। तो अगर वही मुझसे पूछे भी अंधेरा का विलोम शब्द क्या है, तो आपने क्या कहा अभी, उजाला कहा। आपने दिन तो नहीं कहा, जबकि दोनों की मीनिंग लगभग एक है, नहीं है।
ऑप्शन में अगर उजाला भी है और ऑप्शन में दिन भी है तो इंसान कहाँ लगाओ उसको? उजाला भी लगाओ। अगर ऑप्शन में उजाला नहीं है और दिन है तो कहाँ लगाओगे? दिन में लगाओ। अब सेम बात आ जाओ इंग्लिश में। जैसे मैंने इसकी आपको हिंदी बताई, मैंने कहा डिस्कॉर्ड माने क्या होता है? झगड़ा। और मैंने कहा से एंटोनिम्स क्या है, तो तमाम वे वर्ड आपके दिमाग में आ जाएंगे जो आपकी दिमाग की डिक्शनरी में है। जैसे बच्चे ने बताया हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है ठीक ठाक रहना, झगड़ा ना करना, प्यार और स्नेह से रहना, ये हार्मनी कहलाता है। तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज क्या होती है? एग्जैक्ट। जैसे मैंने हिंदी की बात करी इसलिए आपसे, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा एकॉर्ड। ACCORD। एकॉर्ड मीन्स होता है समझौता। मैं आपको समझ रहा हूं, आप मुझे समझ रहे हो, वो एकॉर्ड है। और नहीं समझ रहे हैं तो वाद विवाद हो गया। वो क्या है? डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट स्टडी में बच्चों, एट ओड्स, एट ODDS, एट ओड्स। इसकी मीनिंग होती है इन डिस्प्यूट, इन डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट भी झगड़ा होता है, डिस्कॉर्ड भी झगड़ा है, डिस्प्यूट भी झगड़ा है। अब ओड, अगर मैं मैथ में बात करूं, मैथमेटिक्स में, तो ओड नंबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। लेकिन हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ओड की मीनिंग क्या होती है? विषम ही होती है, लेकिन उसके मायने अलग हो जाते हैं। विषम का मतलब होता है जो कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल ना हो, मेरे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसे क्या कहते थे हम? ओड सिचुएशन कह देते हैं, जो मुझे सूट नहीं कर रही। ठीक है। और जैसे मैंने अभी आप कह रहे थे सर्दी बहुत हो रही है और आना तो मुश्किल हो रहा है, तो आजकल की जो कंडीशन है वो आपके लिए क्या है? ओड है ना। तो एट ओड्स, तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई जो भी कंडीशन रही होगी वो फेवर नहीं कर रही, विपरीत कर रही। तो आंसर क्या है? इन डिस्प्यूट, झगड़े में रहना, झगड़े में इन्वॉल्वमेंट है आपका, झगड़ा रहता है। ठीक है। तो ऐसे इसका लिंक बनाओ, एट ओड्स। नेक्स्ट है एट रैंडम, एट रैंडम, RANDOM, मीट बाई चांस। इसका आंसर लिखिए एमलेसली, AIMLESSLY, एमलेसली। अब रैंडम, इंग्लिश में जो रैंडम वर्ड है ये भी वही होता है जिसकी कोई सीक्वेंस ना हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कुछ कुर्सी इधर को है, कुछ कुर्सी इधर को है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, विदाउट सीक्वेंस, वो क्या होता है? रैंडम। कोई अगर आपसे पूछ दे, कोई मिला आपको, भाई आपके कहना लगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो? उनका तो आई एम इन रैंडम, बस चल रही है लाइफ, पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ। कभी पढ़ना शुरू कर देता हूँ, कभी खेलना शुरू कर देता हूँ, तब पता नहीं चल रहा कि जाना कहाँ है लाइफ में, वो वाली स्थिति है। तो आई एम इन रैंडम। ठीक। तो आगे देखो इसका आंसर क्या है? एमलेसली। एम माने क्या होता है? लक्ष्य। एमलेस, बिना लक्ष्य के। तो अभी कोई ऐसा एम है ही नहीं, बस काम कर रहा हूँ अपना, बाकी कोई अभी सेट नहीं हुआ, कुछ भी मतलब दिमाग में सेट नहीं। तो मीनिंग क्या आ गई? एमलेस। नेक्स्ट वर्ड है एज फिट एज ए फिडल, एज फिट एज ए फिडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना मुश्किल होगा वो उतना इंपॉर्टेंट होगा। एज फिट एज ए फिडल। इसके आगे इसकी मीनिंग लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी।
तो याद रखने को ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है, फिट। हालांकि फिडल की भी मीनिंग होती है, इसकी कई मीनिंग होती है, बाकी से रहने दो। फिट से आपको याद आ जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं एज फिट एज ए फिडल। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है, इंग्लिश में कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन तो बहुत सारे होते हैं। एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, पहले ये मैं शायद बता चुका हूँ आपको कहीं किसी ना किसी लेक्चर में। एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, और म्यूल माने होता है खच्चर। खच्चर समझते हो, गधे की भी लो वैरायटी, गधे से भी नीचे। तो मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में आपको कि भाई जो म्यूल होता है वो इतना जिद्दी होता है कि अगर उसे कोई काम नहीं करना, वो मोस्टली वे होते हैं जो ईंट वीट नहीं ढोते, तो देखा होगा आपने गाँव वगैरह में दोनों तरफ ईंट लटका दी जाती हैं, वो एक लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अगर उसके मन में आ जाए कि आज काम नहीं करना, कहावत है ऐसी, मैंने पर्सनल कोई एक्सपीरियंस तो किया है, कहावत है, तो अगर वो बैठ जाए तो ये कहा जाता है कि उसका जो मालिक है चाहे उसमें कितनी लकड़ी मार ले, उसकी हड्डी भी बाहर निकल जाए, लेकिन वो उठने वाला नहीं, वो इतना जिद्दी होता है। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। मतलब मैं किसी की बात कह रहा हूँ, भाई मैंने एक ऐसा आदमी, ऐसा जिद्दी आदमी नहीं देखा अपनी लाइफ में, जैसा ही है। तो मैं क्या कहूँगा उसे, यार तूने तो हद कर दी, यू आर एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। तो एक कंपैरिजन वर्ड होता है, तो ये भी कंपैरिजन वर्ड है, एज फिट एज अ फिडल। और फिडल जो है ताकतवर चीज होती है, इसकी मीनिंग कई होती है, इसलिए मीनिंग नहीं बताना वैसे, ये सेंटेंस के अंदर मीनिंग पड़ती है। तो जब हमें किसी को बताना हो कि भाई ये तो बहुत फिट है, और मैंने एक लड़का देखा यार बहुत फिट है, जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, यू आर एज फिट एज ए फिडल, है ना। तो इस तरह से हम कंपेरिजन कर लेते हैं। ओके, तो नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। आंसर है इन परफेक्ट ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर। तो सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में, इसलिए आने का भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि ऑर्डर यहां भी है और ऑर्डर आंसर में भी है, लेकिन वो भी काफी सावधान है। वो इसे देते हैं, लेकिन आंसर वाला जो है ना परफेक्ट ऑर्डर ये नहीं देते। मैंने कहा ना सब बदल देते हैं जो इसके जैसा हो। अब स्टूडेंट के पहचान में वो आ गया तो नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, आधी जंग जीती जाते हो। एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीनिंग है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये साहब ऐसे समझ लीजिए, ऑल इन ऑल का मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं है, सभी, है ना। जैसे मान लें मेरे घर पे कोई पार्टी है, अब मुझे आप लोगों को इनवाइट करना है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैं किसी किसी के पास फोन करूं, वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैं किसी को फोन करूं, मान लिया मैंने अर्जुन को फोन कर दिया। अब संजीव अर्जुन के टच में रहता है, भाई ऐसे ऐसे गुरु जी का फोन आया था, तो पार्टी वार्टी दे रहे, कोई फंक्शन है उनके घर पे, मुझे तो आया नहीं यार। अभी पार्टी देख रहा हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया, एक मैंने कह दिया ऑल इन ऑल, मेरे लिए तो सारे इंपोर्टेंट हो,
समझ रहे हो? मीनिंग क्या आई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई नहीं बचना चाहिए, कोई नहीं रहना, ऑल इन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड, एट द spur of the moment, at the spur of the moment, इसकी मीनिंग लिखिएगा, एट द एग्जैक्ट टाइम, एट द एग्जैक्ट टाइम, EXACT, एग्जैक्ट टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी इजी है। स्पुर ऑफ द मोमेंट का मतलब यही होता है कि जब बात कही गई तभी, जब आंसर क्या आया, एट एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल कोई काम सही समय पे काम करना, ना आगे ना पीछे, जब जिसकी चीज की जरूरत है तभी वो काम करना। ठीक है, जो जनरली नहीं होता। ठीक, या तो पहले होता है या बाद में होता है। एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट, एट द एग्जैक्ट टाइम। अब मोमेंट किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है, तो सीधा सीधा रिलेशन बन ही रहा है। स्पुर ऑफ द मोमेंट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है, एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स। बेसिक सही है तो बोलते ही रहते हैं, ईमेल तो सब टिप पे है, फिंगर की टिप पर है मेरा तो सब कुछ, तो ये सब समझता हम रहे। कभी कभी आसान चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब ये एग्जाम में आ गया, अब मैं तो देखते खुश हो गया, ये तो भाई नंबर पक्का है मेरा। लेकिन जब मैंने 4 ऑप्शन पढ़े तो चारों ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा था कि चारों आंसर हो सके, क्योंकि मुझे उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल पा रही कि मैं निशान कहाँ लगाऊं। जो मेरे दिमाग में सिचुएशन है वो चारों लाइन दिख रही है, नहीं हो सकता ऐसा। तो कभी कभी जो इजी चीजें हैं वो मुश्किल हो जाती है, नंबर उन पे घट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो बाकी इसके लिए लिखिएगा कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, पूरा ज्ञान होना किसी चीज पर, उसे बोल देते हैं एडवांस फिंगर टिप्स। नेक्स्ट, एट one's wits end, at one's wits end। इसकी मीनिंग होती है परप्लेक्स, PERPLEXED, परप्लेक्स। देख लिया? ये जो विट है, विट विट माने होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, और एंड माने जानते ही हो, समाप्त हो जाना, तो बुद्धि समाप्त हो जाना, ये मतलब हुआ। अब परप्लेक्स नहीं जानता है कोई, नहीं जानता, अब यही समस्या होती है। इसकी मीनिंग है कंफ्यूजन, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार। मैंने भी जानबूझ के लिखवाया है परप्लेक्स, कोई कहता है कंफ्यूजन लिखवाऊंगा तो आप पहचान ही लोगे। मैंने क्या लिख दिया? परप्लेक्स लिख दिया, बाकी मीनिंग क्या थी? कंफ्यूजन ही थी। तो इसका आंसर लिखिए, परप्लेक्स को लिखवाई दिया शायद मैंने, PERPLEXED। तो जब किसी विषय पर किसी की बुद्धि एंड हो जाए तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, उसे इंग्लिश में परप्लेक्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड, person related to high rich family. person related to High rich family. very good, ब्लू ब्लड। अब इन्होंने कहा पर्सन रिलेटेड टू अ रिच फैमिली, एक ऐसा पर्सन जो एक धनी परिवार से संबंधित हो, उसका मतलब ये होता है ब्लू ब्लड। अब देखिए, ब्लड माने खून और ब्लू माने नीला, नीला खून, क्या सेंस बनती है। अब जो इस बच्चे ने बताया आंसर तो वही है, लेकिन एग्जाम में ये लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। एग्जाम में वो आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, अरिस्टोक्रेटिक,
ARISTOCRATIC, अरिस्टोक्रेटिक। अभी एडियम भी कोई एक सेंस में इस्तेमाल नहीं होते, मुहावरे हैं, बहुत सारी सेंस बन सकती है इनकी, लेकिन मेरा काम तो बस वो समझाना है आपको कि भाई आपके सामने के एग्जाम में आए तो आपका नंबर पक्का हो जाए एटलीस्ट। तो अरिस्टोक्रेटिक मैं पहले ही बता चुका हूँ। अरिस्टोक्रेट उस व्यक्ति को या अरिस्टोक्रेटिक उस ग्रुप को कहते हैं जो उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, रहन सहन काफ़ी अच्छा है। जैसे कह रहा था रिच फैमिली, उसे हम क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेटिक कहते हैं। समझ में नहीं बात है? जिसका रहन सहन नॉर्मल नहीं है, काफ़ी अच्छा है, उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेटिक। ये वर्ड लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट है बाई एंड बाई, बाई एंड बाई। इसकी मीनिंग लिखिएगा आगे, ग्रेजुअली, GRADUALLY। ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे। कोई काम अगर धीरे धीरे होता है तो उसे ग्रेजुअली कह देते हैं, GRADUALLY, या बाई एंड बाई। नेक्स्ट, बिलो हॉट एंड कोल्ड, BLOW, बिलो हॉट एंड कोल्ड। इसका क्या लिखिएगा? टू स्पीक, टू स्पीक इन फेवर, इन फेवर, FAVOUR, फेवर, एंड अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट। ये तो सिंपल ही है, बिलो हॉट एंड कोल्ड, जिसे हिंदी में कह देते हैं दोनों तरफ की बात करना, कभी गर्म पक्ष की तरफ, कभी ठंडे पक्ष की तरफ, दोनों तरफ की बजाना। तो वहां भी लिखा है टू स्पीक इन फेवर एंड, कभी तो फेवर में बात कर दो, कभी अगेंस्ट में बात कर दो, दोनों तरफ की, जिसे हिंदी में कहते हैं बेपैंदी का नोटक। जहां भी दिखा वहीं लुढ़क लिया, ठीक, जहां फायदा दिखा वहीं को बोलो। नेक्स्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्स, बाई फिट्स एंड स्टार्स। इसकी मीनिंग है इरेगुलरली, IRREGULARLY, इरेगुलरली। इरेगुलर आप जानते ही हो, अनियमित, जो रेगुलर ना हो। तो बाई फिट्स एंड स्टार्स, इसकी सेंस ये है कि कभी तो स्टार्ट हो गया, कभी स्टार्ट नहीं हुआ। अब यहाँ फिट्स है, जबकि यहाँ क्या था? फिट। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये फिट वही है जिसे हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोलते हैं, ये फिट्स वो नहीं है। क्योंकि मैंने बता रखा बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें जैसे आपने एस लगाया उसकी मीनिंग ही कंप्लीट चेंज हो जाती है। कौन सा? फिडल एक स्ट्रॉन्ग चीज को बोलते हैं जिसका कुछ बिगड़ना नहीं है, जिसमें कुछ चेंज नहीं होना, उसे फिडल बोलते हैं। इसकी मैंने लिखवा दी ना, इरेगुलर लिखवा दी। नेक्स्ट है बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, जी, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। इसकी मीनिंग है टू स्क्वेंडर, टू स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर। अब ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोस्टली ऐसा रखते भी हैं कि जो सुनने में लगे कि हाँ बड़ा इजी सा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, इसने ना भी पढ़े होंगे मीनिंग तो उसी पर चल जाएगी कि भाई मोमबत्ती को दोनों सिरों से जला रहा है।
ऊपर से भी नीचे से भी, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, कर रहा है। तो मीनिंग कुछ भी आए, नंबर जब मिलेगा जब स्क्वेंडर की मीनिंग पता होगी, सीधी सी बात। अब स्क्वेंडर की जो मीनिंग होती है वो होती है वेस्ट, फिजूल खर्च करना, वेस्ट मनी कह सकते हैं, ये इसकी मीनिंग होती है। तो एक तो सीधा सीधा अर्थ आ गया कि भाई जब मोमबत्ती एक तरफ से जल सके तो दो तरफ से क्यों जला रहा। मान ली मोमबत्ती जलेगी 2 दिन में तो हो जाएगी 5 घंटे में खत्म, इस तरह से तो वेस्ट हो रहा है। एक बार एग्जाम में क्या आया, ये ही रखा गया, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ मीनिंग ये आई नहीं ऑप्शन में, उसमें कुछ अलग ऑप्शन था, उसमें बताया गया था रिक्वायर्ड मोर लाइट, रिक्वायर्ड मतलब ज़्यादा लाइट चाहिए। तो मैं वही कहता हूँ एडियम्स हैं तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बेस्ट आंसर मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें देखना पड़ेगा ना आपको। तो हो सकता है भाई एक तरफ से जलाने में लाइट कम मिल रही है उसे, उनको भाई दोनों तरफ से जला ले, लॉजिकल बात भी है, लाइट जब ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा ही होगी। तो रिक्वायर्ड मोर लाइट का मतलब क्या होगा, ज़्यादा लाइट चाहिए, तो ये भी आंसर था, SSC सीरियल में ही था। ठीक है, तो आज मैंने आपको समझाया इडियम्स, आज की पहली क्लास थी, उम्मीद है समझ में आए होंगे। बाकी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना घर पे जाके, सब चीज़ तैयार हो जाएगी आपकी ऐसे ही। फिर और एक बार थर्ड वाला वो रिपीट कर दीजिए। ये वाला एट डैगर्स ड्रोन, मैंने कहा था डैगर में इसको होते हैं खंजर, और ड्रोन माने खींचना। तो हिंदी में कहावत होती है खंजर खींच जाना, मतलब 2 पक्षों के बीच में दुश्मनी हो गई, तो वो लिखा होगा टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब है इसका बहुत बड़ी दुश्मनी रखना या हो जाना। क्लियर? चलिए बस इसी क्लास तो इतनी, आगे करते हैं।